डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी युवक भारती चैप्टर 8 तत्सत इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसके पहले कि जो आप 11th स्टैंडर्ड के आपके चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पार्ट 8 तत्सत, जिसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार का सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म जो है 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। इनके जन्म के 2 वर्ष के पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता एवं मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं ज्ञानेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। उनका घर का नाम आनंदीलाल था। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वह बिजनौर चले गए। सन 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी इन्होंने छोड़ दिया। सन 1921 से 1923 के बीच ज्ञानेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। इसके बाद ये नागपुर चले गए। वहाँ राजनीतिक पात्रों में संवाददाता के रूप में कार्य किया। जीविका के लिए कलकत्ता गए, वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद लेखन का कार्य किया। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी ब्रह्मचर्य हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभाग लिया। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार या तत्व को जगाती हैं जो जीवन की समस्याओं को गहराई से दिखा सकें। अब आपको जो पुरस्कार मिले वो है 1971 में पद्म भूषण तथा 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम इनकी प्रमुख कृतियों को देखेंगे। प्रमुख कृतियों में है इनका त्यागपत्र, कल्याणी जो उपन्यास है, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या ये कहानी संग्रह है, पाप और प्रकाश ये नाटक है, मेरे भटकाव ये और वे संस्मरण है, साहित्य और संस्कृति ये आलोचनाएं हैं। अब हम देखते हैं विधा परिचय। विधा परिचय क्या है? विधा परिचय में ये जो कहानी है ये गद्य साहित्य की रोचक विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ जो हमारी मानवीय संवेदनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनको ये एक्सप्रेस करती हैं और जीवन के यथार्थ जो लाइफ का सच्चाई है उसको ये प्रेजेंट करती हैं। मनोरंजन के साथ साथ कहानी जो होती है वो किसी भी घटना का चित्रण करती है। ये हमारा एंटरटेनमेंट भी करती है और किसी न किसी घटना को ये चित्रित करती है। जीवन की विभिन्न समस्याओं, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी लाइफ में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको बताती हैं तथा उनके जो सॉल्यूशन होता है, समाधानों को भी कहानी में उजागर किया जाता है। समाज में जो व्याप्त बुराइयां होती हैं और रूढ़ियां, आडंबर को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना, यानी समाज को रिबिल्ड करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? कहानियों का होता है। तो अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। जो हमारा पाठ है तत्सत, ये पाठ जो है प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता जो है उन्होंने के प्रतीक वन में जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक हैं ये बताया है। जो
मनुष्य होता है उसके पास क्या है, शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो इसका उसे अहंकार होता है। इस अहंकार की वजह से वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? लेखक ये बताना चाहता है कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पक्षी, मनुष्य सभी का अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान है। सभी अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है। सब एक्सिस्ट करते हैं अपने एक अर्थपूर्ण अस्तित्व के साथ, पर अंत में हम सबको क्या होता है, हम सबको उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। यह सृष्टि का अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य यह है कि हमें अंत में उस सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। तो इस कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 तत्सत अर्थात वही सत्य है। यह एक कहानी है, इसको हम कहानी की तरह देखेंगे। कहानी के मुख्य पात्र मैं बता दूं। कहानी के मुख्य पात्र में बड़दादा है, बबूल का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, बांस के झाड़ हैं, घास है जो सभी जगह व्याप्त है, नागराज है, पशुराज सिंह है और दो मेन कैरेक्टर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये दो आदमी हैं। तो कहानी शुरू होती है घने जंगल से, जहाँ पर घने जंगल में दो शिकारी पहुँचते हैं। वे बहुत ही पुराने शिकारी हैं। शिकार की टोह में यानी इन सर्च ऑफ, शिकार की तलाश में वो दूर दूर घूम रहे थे, लेकिन जब वे इस जंगल में पहुँचते हैं तो उन्हें ये जंगल बड़ा ही घना लगता है। इसके पहले उन्होंने इस तरीके का घना जंगल नहीं देखा था, तो वो बड़दादा की छाँव में बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ की छाँव में बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरा कहता है कि हाँ कितना घना है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद ये शिकारी आगे चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद शीशम का पेड़ जो होता है वो बड़दादा से कहता है, बड़दादा अभी तुम्हारी छाँव में ये कौन थे? वे गए। बड़दादा ने उत्तर दिया, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम का पेड़ बोला, नहीं, वे बड़े अजीब से मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले तो कभी नहीं देखा इन्हें। दादा ने कहा, जब मैं छोटा था ना तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनके पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखा वे कैसे चल रहे थे, अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते चले जा रहे थे। शीशम के पेड़ ने कहा, ये लोग इतने छोटे ही होते हैं, ओछे ही होते हैं, ऊंचे नहीं उठते, क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती हैं, तो ये बिना जड़ों के कैसे बढ़ेंगे? पता नहीं ये बिना जड़ों के कैसे जीवित रहते हैं। इतने में बबूल का पेड़ जो है उसने कहा, बबूल का पेड़ जिसके तन पर सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, उसने कहा, दादा ओ दादा तुमने बहुत दिन देखे हैं। मतलब वो दादा को बता रहा है कि दादा बहुत पुराने हैं, बहुत बूढ़े हैं। बरगद का पेड़ जो है बहुत पुराना है, बहुत बूढ़ा है, तो इसलिए वो उनसे कह रहा है कि वो आपने बहुत दिन देखे हैं, आपने काफ़ी समय से यहाँ पर जंगल में हो, तो आपको क्या पता है कि कोई वन भी है? क्या आपने किसी वन को देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, तो तुमने क्या उस भयानक वन को देखा है? शीशम के पेड़ ने कहा, हाँ दादा मैंने भी सुना था, ये ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो बड़दादा कहते हैं, सच पूछो तो भाई इतनी उम्र मेरी हो गई है, इस भयानक जंगल में मैंने वन को कहीं नहीं देखा। सभी जानवर देखे हैं, शेर देखा, चीता देखा, भालू देखा, हाथी देखा, भेड़िया देखा, पर वन नामक जानवर को तो मैंने कभी नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। बड़दादा कहते हैं, हमारी तो भाई सबसे प्रीति है, हम डरावना कुछ नहीं जानते। डरावना शब्द तो हमने देखा है, सीखा ही नहीं है ना, हम जानते हैं क्योंकि हमारी सबसे प्रीति है। बबूल कहता है, मेरे पास तो कांटे ही कांटे हैं, मेरी प्रीति तो किसी से है ही नहीं। पर वे आदमी वन को भयानक बता रहे थे, ज़रूर वो चीते से भी बड़ा होगा। तो एक आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर जो शेर चीते को मार देता है, उन्हें ऐसे मारते हुए तो हमने देखा है, लेकिन वन की लाश हमने नहीं देखी। वो बताता है कि हमने शेर चीतों की तो लाश देखी है, लेकिन वन की लाश नहीं देखी है, इसलिए वो कोई बहुत ही बड़ा खौफनाक होगा।
इस तरह उनमें आपस में बातें होने लगती हैं, वे आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। वन को उनमें से किसी ने भी नहीं देखा होता है, तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं जैसे साल, सेमर, सीरस, उस बातचीत में हिस्सा लेने लगते हैं। वन को कोई मानना नहीं चाहता, किसी को उसका कुछ पता ही नहीं होता, पर उसका डर सबको था, सबको उससे डर लग रहा था, लेकिन कोई इसको नहीं जानता था। इतने में ही जो पास में खड़ा हुआ बांस का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो ज़रा सी हवा से ही खड़खड़ खड़खड़ करने लगता है और अपनी सीटी सी आवाज़ में कहता है, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो। वो बांस के पेड़ को कह रहे हैं कि तुम तीखा बोलते हो, क्योंकि वह जानते हैं कि ये बांस का पेड़ बहुत तीखा है। बात यह है कि तुमने वन देखा है, हम सब लोग उसको जानना चाहते हैं। बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर ही वन 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 कहती घूम रही है और ठहरती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी वन को नहीं जानता था। बड़ ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, इसीलिए तुम झुकना नहीं जानते। तो वंश बाबू भी क्या होता है, वंश बाबू को भी इस वन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। बड़ दादा ने उधर से आँख हटा ली और लोगों से कहने लगे कि घास जो है, ये घास जो है सब जगह फैली होती है, बहुत बड़ी जगह पर व्याप्त है। तो चलिए हम इस घास से ही पूछते हैं, क्या पता वो हमें बता दे। तब उन लोगों ने क्या किया, घास से पूछा, क्या तू वन को जानती है? घास ने कहा, नहीं तो दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लोगों की जड़ों को तो मैं जानती हूँ, उनके फल मुझसे बहुत ऊँचे रहते हैं। मैं फलों को तो नहीं छू सकती, लेकिन पदतल के स्पर्श से उनका परिचय जानती हूँ। जब मेरे सिर पर कोई जोर से पैर रखता है तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही ताकतवर है, और धीमे कदम से जब कोई चलता है तो मैं ये जान लेती हूँ कि वो कोई दुखी आत्मा जा रहा है। तो इस प्रकार घास ने भी कहा कि मैं वन को नहीं जानती हूँ। आगे बढ़ते हैं तो घास जो थी बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन वो भी इस वन नामक जीव को नहीं जानती थी। अब तो बड़दादा के मन में भी बहुत जिज्ञासा हो गई कि ये वन कौन है, मुझे भी इस वन के बारे में जानना है। तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था वन नामक भयानक जंतु को कहाँ से और कैसे जाना जाए। इतने में उन लोगों ने देखा कि एक पशुराज सिंह वहाँ पर आए हैं। बड़दादा ने पुकारा और कहा, ओ सिंह भाई, तुम तो बड़े ही पराक्रमी हो, जाने कहाँ कहाँ छापा मारते रहते हो, तो एक बात तो बताओ भाई। शेर ने वहाँ पर रुककर पानी पीते हुए सुना कि कहो क्या कहते हो। बड़दादा ने कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा ही भयानक है। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो, तो क्या तुम इस वन से भी मुकाबला तुम्हारा हुआ है? कभी तुमने वन से भी लड़ाई की है, तुम्हारा मुकाबला हुआ है? तो शेर ने कहा, लाओ सामने वन को, मैं अभी उसे चीर फाड़ कर रख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि शेर ने भी कभी वन को नहीं देखा था, ना ही वो वन के बारे में कुछ जानता था। उसने भी कहा कि मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। शेर ने कहा, सामना होता तो मैं उसे कब का जीत चुका होता। तो शेर ने दहाड़कर उसको चुनौती दी, परंतु उसकी चुनौती का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वन जो है सामने नहीं आया। दिशाएं कांपने लगी। बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के जो कोठर में शावक निवास कर रहे थे वो भी चींची करने लगे, लेकिन वन सामने नहीं आया। तो सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है, और वह है आसपास? आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है। अगर कहीं है मैं हूँ, तब किसी और का खटका तुम्हें रखने की आवश्यकता नहीं है। बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई, वन तो मैंने देखा नहीं। फिर आप हो तब और किसी का क्या डर। पर वे दो शाख पर चलने वाले जीव जो आदमी थे ना, वे मेरी छाँव में बैठकर इसी तरह वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। सिंह ने कहा, आदमी को मैं खूब जानता हूँ। अब सिंह जो है आदमी की खूबियाँ बता रहा है कि आदमियों में क्या क्या खूबियाँ होती हैं, इंसानों की खूबियाँ, कि आदमी को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उसे खाना भी पसंद करता हूँ। उसका मांस बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन वो बहुत ही चालाक जीव है। उसको मुँह मार कर खा डालो तब तो अच्छा है, नहीं तो उसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसकी बात में धोखा है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने सिंह की
सिंहराज को भय से पूछा कि तुम्हारे भय से तो जीव जंतु भी छिप कर रहते हैं, वह मुंह नहीं दिखाते, तो वन भी शायद छिप कर रहता हो, तुम्हारा दबदबा तो कोई कम नहीं है। तो इससे जो है सांप जो है धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, तो शायद वो इसका भेद खोल सकता है। तो शेर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर नहीं है। कैसा सांप? क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? ये बड़दादा सुनकर चुप रहे, कुछ नहीं बोले। औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल के कांटे ज़रूर उस वक्त तन कर खड़े हो गए, लेकिन बबूल ने भी धीरज रखा और कुछ नहीं कहा। अंत में शेर जो था वहाँ से चला गया। उस समय ही भाग्य की बात समझिए कि सांझ हो रही थी और घास में से जाते हुए दिख गए एक चमकीले देह के नागराज। तो बबूल जो था, बबूल की नज़र उस पर पड़ी और उसने झट से बड़दादा से कहा, दादा, वो बड़दादा, वो जा रहे हैं सर्पराज, ज्ञानी जीव हैं, बहुत ज्ञानी है ना, मेरा तो मुंह उनके सामने नहीं खुल सकता। आप पूछो ना ज़रा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है, क्या वह जानते हैं? तो बड़दादा जो थे वो शाम को ज़्यादातर मौन रहना ही पसंद करते थे। सांझ हो रही थी तो उन्होंने कहा, इस समय बात करना ठीक नहीं है। लेकिन बबूल कहाँ मानने वाला। उसने कहा, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से ही हमारी आँख उन पर पड़ती है। और इनका वर्ण देखिए कैसा चमकीला है। ये सर्प अतिशय श्याम है, ये बहुत ही ज्ञानी हो सकते हैं। अवसर हमें नहीं खोना चाहिए, हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए और कुछ ना कुछ रहस्य इनसे पा ही लेना चाहिए। तो बड़दादा ने गंभीर वाणी से सर्प को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने आश्चर्य से कहा, किसका वास? कौन जंतु? और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा सा छिद्र होता है, जरा सा छेद होल होता है, वहाँ तुम प्रवेश कर लेते हो। टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, तो इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। तो सांप उत्तर देता है कि मैं धरती के सारे गर्द जानता हूँ, वहाँ ज्ञान की खान है, लेकिन ये जो वन है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बड़दादा ने कहा, तो वन? सांप ने कहा, वो फर्जी है। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है, क्या है। उनमें सब को ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था। सबका डिस्कशन चल रहा है, सब जो है इस वन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में भाग ले रहे हैं। और अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि जब दो टांग वाले आदमी जो है ईमानदार जीव नहीं है, उसने तभी वन की बात बनाकर हमें बता दी है और सच में वन नहीं है। तो इसके बाद बड़दादा ने ये निर्णय लिया कि भाइयों, आदमियों को फिर आने दो, इस बार साफ हो जाएगा। हम उन्हीं से पूछ लेंगे वन क्या है, उनको बताना चाहिए। अगर वो नहीं बताते हैं तो उनसे कहेंगे, अगर आपको बताना है तो बताइए, नहीं तो खामखा इस तरह की झूठी बातें ना बताएं। लेकिन उनसे पूछने से पहले हमें उस वन से दुश्मनी ठानना ठीक नहीं है, वो बहुत ही भयानक है और जाने वह और क्या हो। तो इसीलिए सभी लोगों को कहा गया बड़दादा की तरफ से कि जब वो दो आदमी आएंगे तब हम उनसे पूछे लेंगे। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। अब एक रोज़ आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम हुआ। उन्होंने अपनी जो बंदूकें थी वो संभाल ली। बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के ख़त्म हो जाने से तुम्हारा फैसला जो है निर्भम नहीं कहलाएगा। ज़रा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। बड़दादा ने आदमियों से बंदूकें नीचे करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि पहले आप लोग ये बताइए कि वन कहाँ है। आदमियों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा कि यह वन ही है,
जहाँ हम सब हैं। इतना कहना था कि चारों तरफ से उनके ऊपर सवालों की बौछार होने लगी। वन कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर कहाँ है? ऐसे सवाल उठने लगे। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी हो, इनको ख़त्म कर दो। इस तरीके के आवाज़ें आने लगी। फिर से उन्होंने आदमियों को डर लगने लगा और उन्होंने बंदूकें संभालना चाही, पर बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित हो गए तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठ नहीं हो तो बताओ कि वन कहाँ है। दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ हैं वही तो वन है। बबूल ने अपने कांटे खड़े कर दिए और कहा, बको मत, ये सेमर है, ये सीरस है, वह साल है, वह घास है, ये सिंगराज है, ये पानी है, ये धरती है। तुम जिनकी झाँ में खड़े हो वो बड़दादा हैं। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम धोखेबाज हो। तो इस पर प्रथम पुरुष ने कहा, ये सब कुछ वन ही है। इस पर भी वे लोग गुस्सा हो गए। कई जानवरों ने गुस्से में कहा, बात से बचो मत, ठीक बताओ कि वन कहाँ है, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब आदमी क्या करते? परिस्थिति को देखकर वे बेचारे निराश हो गए। अपनी मानवीय बोली में एक दूसरे से कहने लगे कि यार क्यों नहीं कह देते कि वन नहीं है, देखते नहीं कि से पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, सदा कौन जिया है, एक ना एक दिन तो मारे जाएंगे, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं? यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी हो वहीं पर वन है। इस पर फिर उन पर गोलियों की बौछार होना शुरू हो गया। क्या कहा? मैं वन हूँ? तुम बबूल कौन है? झूठ। क्या मैं ये मान लूँ कि मैं बास हूँ? वन बास नहीं हूँ, वन हूँ। मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बास हूँ, और मैं घास हूँ, मैं शेर हूँ, मैं सांप हूँ। इस तरीके की बातें वहाँ पर उठने लगी। शोर मचने लगा। आदमियों की इस शोर में अक्ल गुम हो गई। बड़दादा ने तो आदमियों का काम वहाँ तमाम था। अगर बड़दादा ना होते तो आदमियों का काम वहाँ पर तमाम हो जाता। उस समय क्या हुआ? बड़दादा ने उस आदमी से कुछ धीमी धीमी बातें हुई। बड़दादा और आदमी ने आपस में कुछ बातें करी और वह कोई सुन नहीं पाया। बातचीत के बाद वो पुरुष पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ पर दो नए पत्तों की जोड़ी जो खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई दिख रही थी। आदमी ने उन दोनों को प्रेम से पुचकारा और कुछ मंत्र उसके कान में फूंक दिए। वन के प्राणी ये सब कुछ देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। देखते ही देखते वो पत्ते जो थे उग्रीव हो गए, मानो जैसे उनमें नई चेतना भर आई हो। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखाई दिया कि वे कांपने लगे। उसके बाद तन में उनके लालिमा छा गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके। उन्होंने खंड को कुल में देख लिया। यह कुल है, खंड कहाँ, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा। वह आदमी अब नीचे उतरे आया और सभी के समक्ष खड़ा हो गया। बड़दादा भी शांत थे। उसके बाद उन्होंने अचानक कहा, धीमे स्वर में कहा, वह है। कहकर वो चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा, वह है, कहाँ है? सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं, वह है। वही अर्थात कौन? ईश्वर। संपूर्ण विश्व में उसी का शासन है। तत्सत अर्थात वही सत्य है जिसका शासन संपूर्ण जगत में है। प्रकृति परमात्मा की अद्भुत और अनुपम देन है। ईश्वर हर स्थान में है। केवल वही सत्य है जो सदा से था और सदा रहेगा। यही पाठ का जो सार था और पाठ यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।